नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर उनको 2 मिनट का वक्त ही मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ के भाजपा के जो नेता हैं जी किशन रेड्डी, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने सरकार की तारीफ करते हुए, केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं पर बात करते हैं कि दिल्ली में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विधानसभा चुनाव हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। और वहीं पर बात करते हैं कि शनिवार रात को जो भगदड़ हुई थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसमें मरने वालों की संख्या 18 पहुंच चुकी है। वहीं पर रेल मंत्रालय ने जांच समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं वो हमारे सामने पेश किए जाएं। वहीं पर बात करते हैं कि पंजाब में के चंडीगढ़ में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 112 भारतीयों को तीसरा जत्था फिर से पहुंच चुका है, डिपोर्ट किया जा चुका है। वहीं पर उन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है यूएस सरकार पर कि जो सिख थे उनको बिना पगड़ी के भेजा गया है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में जो जी किशन रेड्डी हैं, उन्होंने अपने सरकार की तारीफ करते हुए बताया कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए तेलंगाना को दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की है कि वे विस्तार से लिखें कि केंद्र में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी सरकार ने क्या किया है। और उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए सवाल पूछना, उन्हें समझना और तथ्य लिखना बेहतर होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि जिस तरह से तेलंगाना को हमारी राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं, उसके बारे में मीडिया बोले, कहे और उसके बारे में लोगों को उजागर कहे, लोगों को बताए कि किस तरह से तेलंगाना में केंद्र सरकार ने यहाँ पर पूंजी दी है। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह से पूंजी दी है, हमेशा जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं तभी बीजेपी के लीडर्स को याद आता है। जिस तरह से आप देखिए कि जब जब भी बजट पेश होता है तो बजट में जितना नॉर्थ को जाता है साउथ को नहीं आता जी। और साउथ के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनका एक यही होता है कि आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। अभी भी जिस तरह से आपने देखा कि बजट पेश हुआ उसमें बिहार पे ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। यहाँ पे चुनाव थे तो भी यहाँ पे उतना फोकस नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हिंदी बेल्ट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जिस तरह से किशन रेड्डी जी ने बोला है कि पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो आप ही एक बार ब्यौरा दे दीजिए कहाँ खर्च किए गए, मतलब कितना खर्च किया गया। क्योंकि केसीआर साहब से भी आपकी नहीं बन रही थी पिछले 5 साल में, और अब तो इधर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से जब अभी बाढ़ आई थी आपने देखा होगा तो आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसा दिया गया था, तेलंगाना को कम दिया गया था। और जब आपके क्या 2024 में लोकसभा इलेक्शन के बाद जब एक बजट पेश हुआ है तो उसमें आंध्रा को और बिहार को एक विशेष पैकेज दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जीएचएमसी का इलेक्शंस आने वाले हैं और अभी जो है ग्रेजुएट और क्या बोलते टीचर्स वाले एमएससी इलेक्शंस हैं, उसको लेकर के सारी चीज़ें चल रही। वही किशन रेड्डी जी ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा है कि तेलंगाना भाजपा जल्दी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। मतलब तेलंगाना को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि ये भी अभी चल रहा है बीजेपी के अंदर ही कि जेपी नड्डा के अलावा मतलब उनको हटा करके किसी और को बीजेपी का जो है वो अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन वहीं कुछ स्टेट्स के भी ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको जो है मतलब चेंज किया जाना है। जिस तरह से हमने देखा कि पहले बंडी संजय कुमार थे, बंडी संजय कुमार को एन इलेक्शन से कुछ टाइम पहले ही हटा दिया गया, उसके बाद किशन रेड्डी को बनाया गया। अब किशन रेड्डी ने ये बात बोली है कि हम बहुत जल्दी जो है तेलंगाना को भी एक बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बंडी संजय की बात करें तो उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है
तो इस तरह से गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने बोला था कि अगर जो है वो मतलब इस्तीफा देने की धमकी दी थी पार्टी से। इस पर जो है बंडी संजय ने कहा है कि भाजपा एक व्यक्ति के लिए अपने नियमों में संशोधन नहीं कर सकती है। बंडी ने कहा है कि भाजपा द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं और दिशा निर्देशों के मुताबिक पूरे तेलंगाना में उक्त पद आवंटित किए गए हैं। बंडी संजय ने कहा है कि पार्टी आलाकमान ने उनके संदर्भ पर भी विचार किया। मतलब एक तरह से ये भी देखा जाए कि यहाँ पे बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक साइड राजेंद्र अपनी वो कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ राजा सिंह ये चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं हम जो कह रहे हैं उस चीज़ को माना जाए, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे बड़ा लीडर कोई है नहीं तेलंगाना में बीजेपी का। उसके बाद फिर किशन रेड्डी जो कि यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, वो एक अलग मतलब कहीं ना कहीं लापते रहते हैं। और दूसरे फिर बंडी संजय कुमार हैं जो जिनको ये हमेशा लग रहा है जब से अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं कि अगर उनको ना हटाया जाता तो शायद बीजेपी को विधानसभा में ज़्यादा सीटें आती। तो कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के अंदर यहाँ पे तेलंगाना में वो जो है क्या बोलते हैं गुटबाजियाँ चल रही हैं। लेकिन वो बात अलग है कि बीजेपी की गुटबाजियाँ जो है वो मतलब पब्लिक में नहीं आ पाती, सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि उनका एक संगठन ऐसा मजबूत रहता है कि वो बातें अंदर ही अंदर होकर ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जब बंडी संजय को हटाया गया तो उसके बाद भी कई लोगों ने क्या बोलते हैं काफ़ी सारे सवाल उठाए थे कि आपने बंडी संजय को इससे क्यों हटा दिया अध्यक्ष पद से। लेकिन फिर अमित शाह उन्होंने सब जो है मैनेज कर लिया। इसी तरह से हमने बीजेपी कई और राज्यों में देखा है कि जहाँ पे कुछ भी अनबन चल रही होती है तो वहाँ पे अमित शाह या जेपी नड्डा जाते हैं और उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। जी। तो अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी का फोकस जीएचएमसी के इलेक्शंस पे यहाँ पे, क्योंकि जीएचएमसी का इलेक्शन होना है। इससे पहले ये क्या बोलते हैं ग्रेजुएट और टीचर्स वाला एमएलसी इलेक्शंस होने हैं। तो इसको लेकर के अभी यहाँ पे बयानबाजियाँ चलें। जिस तरह से 10 लाख करोड़ की बात हुई है तो इनको ये भी बताना चाहिए कि ये कहाँ लगाया है, किसे दिया। जी, तो दिल्ली में जैसा कि हमने पहले बताया कि दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। हमने पहले भी देखा जब इलेक्शन होने वाले थे तो जो राजनीतिक पार्टियां थीं सबने वादा किया था कि यमुना की सफाई पहले कराएंगे, सत्ता में आने से पहले कराएंगे, और वहीं पर भाजपा इन सारी चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और उनको सिर्फ और सिर्फ घेरने का काम यही था कि केजरीवाल ने यमुना की सफाई नहीं कराई। केजरीवाल को सत्ता में रहते हुए इतने साल हो गए लेकिन आज तक उन्होंने यमुना की सुध नहीं ली। लेकिन उन्होंने पहले भी वादा किया था कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो यमुना की सफाई कराएंगे। लेकिन केजरीवाल ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटा और अपना शीश महल बनाया, लेकिन यमुना की सफाई का काम नहीं किया। वहीं पर अभी बता दें कि भाजपा को बढ़त मिली वहां पर, लेकिन बढ़त मिलते ही अभी तक सीएम फेस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, सरकार का गठन नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और जो दिल्ली के एलजी हैं विकेश सक्सेना, उन्होंने कई सारे लोगों के साथ बैठकें की और बैठक के दौरान ही ये बातचीत हुई कि यमुना का काम अभी से ही शुरू किया जाएगा, लेकिन जो सरकार का गठन नहीं हुआ है उनमें बाद में देखा जाएगा, उसमें देरी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यमुना का काम जैसा कि हमने लोगों से वादा किया पहले किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल मन में यही उठ रहे हैं यासिर लोगों के कि अगर ये सारी चीज़ें एलजी के हाथ में थी, यमुना की सफाई का काम एलजी के हाथ में था, तो एलजी ने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या केजरीवाल की हार के बाद ये मशीनें खरीदी या मंगवाई गई? ये मशीनें पहले कहाँ रखी गई थीं? किसने इन मशीनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी? क्या केजरीवाल सरकार ने इन मशीनों को चलाने से रोका था? क्या केजरीवाल की विदाई के इंतजार में थे एलजी साहब? देखिए, जिस तरह से अभी जो हम बात कर रहे हैं यमुना को लेकर के, यमुना की सफाई वाली, उस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जी। तो जिस तरह से अभी आपने बोला कि जो पत्रकार ने बोला कि ये मशीनें कहाँ थी, ये जब प्रतिक्रिया आएगी उसके बाद ही इस पे डिस्कशन हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो एलजी साहब जो है कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल की एलजी कभी नहीं बनी है। जब केजरीवाल आए थे उस वक्त जो वहाँ के एलजी थे उनसे भी नहीं बन रही थी, उसके क्या बोलते नजीब जंग से नहीं बन रही थी। उसके बाद एलजी और आया उनसे भी नहीं बनी, फिर इनसे भी नहीं बन रही है। तो एलजी से कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी वो रहती है। लेकिन जिस तरह से जो यमुना की साफ़ करने वाली चीज़ें हैं, यमुना को साफ़ करने से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो पिछले काफ़ी साल से चल रही थी। केजरीवाल अपने हर क्या बोलते इलेक्शंस में इसका दावा करते थे, लेकिन
वो उस दावे पे खड़े नहीं उतर पाए। इस बार भी उन्होंने दावा किया था कि हम 2026 में जो है, आप पत्रकार ने पूछा था, किसी जर्नलिस्ट ने, उन्होंने कहा था हम लोग साथ में डुबकी लगाएंगे जी। लेकिन अब 26 में तो हो सकता है लगा लें, क्योंकि अब साफ हो रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अब काम हो रहा है, दिल्ली में कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि पावर कट बहुत लंबा लंबा हो रहा है, क्योंकि आपके पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद आप अभी तक जो है अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं कर पाए हैं। अब यही हम अभी बात कर रहे थे ना कि बीजेपी के अंदर ही कुछ चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। तो उसमें एक चीज़ ये भी कि बीजेपी अभी तक क्यों अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं कर पाई है। भाई रिजल्ट 8 तारीख को आ गया और आज 17 तारीख हो गई है, कल 18 हो जाएगी। अभी ये कहा जा रहा है कि 19 फरवरी को एक मीटिंग होगी जिसमें जो है सीएम का चयन होगा। उसके बाद 20 फरवरी को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। अब इतना बताइए, एक अभी जो है 8 तारीख, कल 18 तारीख हो जाएगी, 10 दिन हो जाएंगे। 11वें दिन मीटिंग होगी, 11वें दिन मीटिंग होगी, उसमें सीएम फेस का ऐलान होगा। देन फिर जो है 12वें दिन जो है उसका शपथ ग्रहण समारोह। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अभी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वजह से बीजेपी का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अंडर में जो चीज़ें थी वो अपने अलावा किसी को मानते ही नहीं थे। अभी आप देखिए कि एमसीडी के कुछ जो आपके थे वो बीजेपी में चले गए। अब वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी में अब फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत से ही रहेगी, अब आपका और सफाया हो जाएगा। अब जिस तरह से अभी जो है आम आदमी पार्टी के कितने 28 लोग जीते हैं, मतलब 28 एमएलए उनके जीते हैं। 28 में से भी ये कहा जा रहा है कि शायद इसमें से 7 से 8 एमएलए जो है वो चले जाएंगे और उनके बाद फिर बचेंगे 20 में अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी चलेंगे वहाँ पे कि इनमें उतना वो नहीं रहेगा कि अपनी बात को विधानसभा में उठा पाएं। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष को बात करने का मौका नहीं देते थे विधानसभा में, उनको बाहर करवा दिया जाता था। तो उसी तरह से बीजेपी भी इनसे पूरी तरह से बदला लेगी और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा जो देखिए, आप जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक आपको ये लगता है कि हम ही राजा हैं, लेकिन आप जब ये आपको ये भी सोचना चाहिए कि हमारे बाद कोई दूसरा भी आएगा। जिस तरह से हमने देखा कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि जब दूसरी गवर्नमेंट आई है तो उस गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो गई है, जो सीएम थे उससे पहले उनकी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि भाई आपने ऐसे ऐसे काम किए थे जिससे कहीं ना कहीं आपके लोगों को नुकसान हो रहा था, उसके बाद फिर आपको नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी दिल्ली की हालत जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कुछ चीज़ें अभी भी सही नहीं चल पा रही। जिस तरह से आतिशी, अभी आपने देखा कि जो अभी हादसा हुआ था उसमें आतिशी गई थी, उनका बयान अलग था, फिर वहाँ के बीजेपी वालों का बयान अलग था। तो जब अपने ऊपर कुछ चीज़ें आती तो इंसान चेंज कर देता है। जी। हालांकि दिल्ली में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। कल ही एक वीडियो हमने देखा था सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था कि दिल्ली में एक लड़की अकेले घर जा रही थी, वहाँ पर कुछ मंचलों ने उसको छेड़ा, वहीं पर वो वीडियो भी बनाया था। उसने कहा था कि अभी सरकार का गठन नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले दिल्ली की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ताक में रखते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर दिल्ली को देखने वाला कोई नहीं है। देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस दौरान भी ये चीज़ें होती थी, तो आम आदमी पार्टी इसका इल्ज़ाम लगाती थी केंद्र सरकार को या फिर हम कहें कि गृह मंत्रालय को। लेकिन अब तो आपकी सरकार है, अब अगर कानून व्यवस्था ऐसी होगी तो आप क्या करेंगे? फिर सवाल तो उठेंगे, लेकिन आपके खिलाफ सवाल कौन उठाएगा? क्योंकि हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में, हम देखते हैं महाराष्ट्र में, हम देखते हैं उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश, हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, हम देखते हैं राजस्थान में, हम देखते हैं हरियाणा में, हर जगह ऐसी चीज़ें हो रही, लेकिन आप पे कोई सवाल उठा ही नहीं पा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर दूसरे तीसरे दिन ये खबरें आती रहती है। खबर और आई थी कि कुंभ के कुछ लोग जा रहे थे, जिसमें एक बच्ची को ऐसा लगा कि वो शायद उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो बस से कूद गई थी। जी दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जैसा कि हमने देखा कि शनिवार रात को जिस तरह से भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, उसमें 18 लोगों की मौत हुई। वहीं पर जो रेलवे है उन्होंने 2 सदस्यीय जांच समिति भी बना दी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, रेलवे पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आखिरी टाइम पर अनाउंसमेंट किया कि प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन आने वाली थी
थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई। वहीं पर जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने इस तरह का अनाउंसमेंट सुना, वहीं पर भीड़ जो है बेकाबू हो गया, वो दूसरे रास्ते चलने लगी। लेकिन जो रेल मंत्रालय है और जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका कहना है, और उन्होंने ये कहा है कि जो लोगों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं, क्योंकि इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस दौरान जब ये हादसा हुआ उसके बाद कई ऐसे रिपोर्टर्स वहाँ गए थे जो कि बड़े मीडिया चैनल से नहीं थे, छोटे अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं या छोटे मीडिया चैनल से हैं। तो सबसे पहले उन्हें पुलिस वालों ने धमकाया था कि आपके पास जितने भी वीडियोस फोटोज़ हैं उनको आप हटा दो, वरना हम आपको गायब करवा देंगे। तो एक पुलिस वाले जो है, और ये किसी एक इंसान ने नहीं बोला, ये वहाँ पे खड़े कई लोगों ने बोला, अलग अलग लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा पुलिस वालों ने बोला। और वहाँ के जो लोग थे जिनके अपने मर गए उनसे भी यही बोला गया कि भाई ऐसी बातें मत कीजिए। मतलब एक इंसान जा रहा था, कह रहा मेरी बीवी मर गई है, मेरी बेटी मर गई है और मेरा बेटा अभी गायब है, और उसके दिल पे क्या बीत रही होगी उस वक्त। उससे भी ये कहा जा रहा है कि तुम ज़्यादा मीडिया के सामने मत बोलो कुछ। जी। तो कहीं ना कहीं आप हर एक को इस वक्त, मतलब कल मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जो है सिर्फ एक गिनती हैं, और आपकी गिनती ऐसे मौक़ों पे होगी जब देश के लिए या सरकार के लिए वो ज़्यादा उत्साहित चीज़ होगी। जिस तरह से हम देखते हैं कुंभ में कितने लोग आ रहे हैं, इसकी गिनती हो जा रही है, लेकिन कितने लोग मर रहे हैं इसकी गिनती नहीं हो रही, इसकी गिनती हो ही नहीं पा रही। अभी 18 लोग बताए गए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई ज़्यादा लोग मरे। जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें 30 लोग मरे थे, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना था कि ज़्यादा लोग मरे। एक लड़की का आपने वीडियो देखा होगा जो हल्दीराम वाले पे काम कर रही थी, उसने बाइट दी थी। जी। ठीक है, उसका पूरे स्टाफ को ही चेंज कर दिया गया, और जो नया स्टाफ आया उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, वो पूरा स्टाफ ही चेंज कर दिया वहाँ से। जी। उनके दिमाग में वही चाबी भर के लाए कि नहीं ऐसे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार इतना प्रेशराइज कर रही है सबको, इस तरह की चीज़ें हो रही है। और फिर जब विपक्ष जो है इस पे आवाज़ उठाता है तो विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि आपको सनातन धर्म का आप अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से अभी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बात बोली थी कि कुंभ में डुबकी लगाने से अगर गरीबी दूर हो जाएगी तो अच्छी बात है, तो उसको किसी और संदर्भ में लिया गया। उसके बाद ये बोला गया कि वो सनातन धर्म का अपमान करें। बीजेपी ने सिर्फ एक चीज़ पकड़ी हुई है कि हम सनातन पे रहेंगे, और सनातन पे रह करके वो सनातनियों की ही हत्या कर रहे हैं। अभी इसको हत्या ही कहा जाएगा, क्योंकि आप जो है आपने बोला कि हमने इतनी ट्रेनें चलाई हैं, वो ट्रेनें कहाँ चल रही हैं, आखिर वो गई कहाँ? भाई अगर आप देखिए कि आसनसोल में आज भी ऐसी भगदड़ हुई है, सब प्रयागराज जाने के लिए, और प्रयागराज जाने के लिए अक्सर ऐसी चीज़ें जब से ये शुरू हुआ है कुंभ, तब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ट्रेन जो है नहीं मिल पा रही है। कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो एसी कोचेज़ में जिन्होंने अपना रिजर्वेशन करवाया है, सेकंड एसी में, फर्स्ट एसी में, उसमें भी लोग भर के ऐसे जा रहे हैं भूसे की तरह जैसे जनरल बोगी में भरे हो, और जिसने रिजर्वेशन करवाया वो बंदा साइड में खड़ा हुआ या वो जा ही नहीं रहा। जी। इस तरह की हालत तो आपने कर दी। और फिर आप ये कहते हैं, और जब भी कुछ होता है तो रेल मंत्री जी आते हैं हमारे, वो कहते हैं कि हमने जो है कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की वो कर दी है, कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिली है। आप कब इस्तीफा देंगे भाई? जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स आपसे इस्तीफा मांगते हैं तो आपको नैतिकता के तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। आपने हमेशा यही किया, आप कहीं आ करके रो के चले जाते हैं थोड़ा सा, कहीं आप आके ट्वीट कर देते हैं, कुछ कहीं आके आप बयान दे देते हैं, इससे नहीं। आपको अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर्स अभी ऐसे हैं जिनके अंदर जिम्मेदारी उठाने का, जिम्मेदारी निभाने का वो नहीं है जी। वो सिर्फ अपोजिशन पे आवाज़ उठा सकते हैं कि अगर आज कोई हादसा हुआ है तो ये कहेंगे कि कांग्रेस के ज़माने में जो हादसा हुआ था उसमें इतने लोग मरे थे। अब भाई कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ था वो हो गया, अभी जो हुआ है आप उस पर बात कीजिए ना। और वो तो यूपी में जो एक सत्संग हुआ था, बाबा का सत्संग हुआ था, उसमें भी भगदड़ हुई थी, कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन महाकुंभ को जिस तरह से हवा बनाकर पेश किया जा रहा है कि महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, लेकिन उन सारी चीज़ों से क्या ही फल मिलता है? जहां पर लोगों की जानें जा रही हैं, सरकार डेटा पेश नहीं कर रही है, जो सही आंकड़ा है वो नहीं बता रही है। और वहां पर जो लोग हैं, जिनके लोग मारे गए हैं, वो अभी तक अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो मीडिया है वो उन सारी चीज़ों को सामने नहीं ला रही है। सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन उन पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए, इनकी पीआर टीम बहुत मजबूत होती है, ठीक है। इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है कुंभ पे,
और उससे ज़्यादा पैसा इस पे भी खर्च हुआ है कि आप किस तरह से इसको प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे। करेंगे जी। मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज होता तो वो मैनेज नहीं मतलब होता। लोगों को मैनेज करना कि किस तरह हाँ, से लोगों के मन में ये भ्रम मीडिया रखना को है। किस तरह से मैनेज जी करना है, बिल्कुल सही, मीडिया को किस तरह से मैनेज करना है। आप देखिए कि कोई भी एक किसी भी पार्टी को लीडर जाता है वो सही से नहा करके चला आता है फौरन, लेकिन वही आम जनता जो है वो फंसी हुई है। आम जनता जब फंसी हुई है तो जाहिर है कि आम जनता के लिए आपने वो फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। जी और जिस तरह से बात करते हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतना उल्टा सीधा बोलती है। समाजवादी पार्टी के जब टाइम में कुंभ हुआ है तो उस कुंभ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसके लिए जो है अखिलेश यादव को क्या बोलते हैं, अदन कंट्री बुलाया गया था कि आपने इतने बड़े उसका कैसे मैनेजमेंट कर लिया। आपको क्या लगता है कि योगी जी को नहीं बुलाया? योगी जी को बुलाया जाएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन उनको क्योंकि मीडिया में इसी वजह से ये चीज़ें नहीं उठवाई जाती हैं कि इससे जो है सरकार पे गलत असर पड़ेगा। जिस तरह से हम बात करते हैं कि कुंभ में जो अभी घटनाएं हुई हैं, कुंभ में रोज आग लग जा रही है, कुंभ में इतनी गंदगी फैली हुई है, कुंभ में जो है आपदा में अवसर लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। वहाँ के लोग जो आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं कि कुछ ये हो रहा है, बहुत गलत गलत काम हो रहे हैं वहाँ पे। आप एक बात ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक जगह है और वहीं पे आप वहाँ पे जितने भी अधर्म वाले काम है वो भी कर रहे हैं। कोई किसी को छेड़ दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मतलब हर तरह की बदतमीजी वहाँ पे चल रही है। और ये बदतमीजी आम जनता नहीं कर रही, ये बदतमीजी वो कर रहे हैं जो बाबा बने बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपने कई वीडियोस ऐसे देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं कि वो बाबा बने बैठे हैं, उनके अंदर ये मतलब बदतमीजियाँ चल रही हैं। तो अभी आपको सबसे पहले ये मैनेज करना है कि उन लोगों को अलग रखिए और आम जनता को अलग रखिए। आम जनता को अलग रख करके आप फिर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो भगदड़ हो रही है, जो लोग मर रहे हैं वो सिर्फ एक गिनती है जनता सरकार के लिए, और वो गिनती भी पूरी नहीं बताते हैं आपको कि आपके घर के अगर 4 लोग गए हुए हैं उसमें से 3 मर गए तो आपको 2 ही बताया जाएंगे कि भाई 2 मर गए, एक तुम बचे हुए, एक ढूंढा जा रहा है वो कहीं गायब है। क्या पता वो मर गया हो, क्या पता उसे वहां पे रख दिया हो मुर्दा घर में। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया था, जो सपा की सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने कहा था कि लोगों को वहां पर जो महाकुंभ में भगदड़ हुई थी लोगों को नदी में बहा दिया गया। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जो लोग मर गए थे उनको गंगा नदी में फेंक दिया गया जिससे गंगा नदी का पानी दूषित हो गया। तो इस पे भी बीजेपी ने बड़ा नोटिस दिया था उनको। जी नोटिस दिया था जी। तो वहीं पर बता दें कि यूएस से जो 112 लोग डिपोर्ट किए गए हैं, तीसरा जत्था आ चुका है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि सोशल मीडिया की तरफ से जो खबर आ रही है कि उनके पैरों में भी बेड़ियां डालकर भेजी गई हैं और वहीं पर जो सिख हैं उनके सरों से पगड़ी उतारकर उनको भेजा गया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं वो ट्रम्प से मिलने अभी गए थे जी। और उस वक्त हमारे देश का दरबारी मीडिया जिसे हम कहते हैं उसने बहुत ही ढोल पीटे थे कि मोदी जी वहाँ गए, ट्रम्प लेने आए उनको, और ट्रम्प पीछे खड़े थे, मोदी जी चेयर पे बैठे हुए थे। बहुत सारी बातें बताई गई, बहुत सारी चीज़ें कही गई। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए और वो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करने के लिए ट्रम्प ने उनको बुलाया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो कि कभी नहीं हुई और किसी लीडर के साथ नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब लोगों को यहाँ भेजा गया है तो ये बोला जा रहा है कि सरदार लोग जो थे उनकी पगड़ियाँ उतार दी गई। मतलब आप ये देखिए कि इससे पहले जो लोग आए थे उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ थी। और दूसरी बात, जो लोग आए उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया है। और तीसरी जो खेप आई उसमें ये कहा गया है कि इनकी पगड़ियां उतार दी गई थी, इनको भी उसी तरह से परेशान किया गया है। तो ये लोग जब आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ हो क्या आए थे। पहले वाला जो खेप आई है उसमें सिर्फ कुछ नहीं हुआ था, मतलब उसमें ये सारी चीजें हो गई थी। दूसरी खेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं थे और तीसरी खेप उनके आने के बाद आई है। तो देश की जनता को भी ये देखना चाहिए कि हमारे जो एक इतने बड़े लीडर हैं, अपने आप को विश्व का नेता कहते हैं, वो जा कर के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। वहीं एक चीज़ और आई है कि इसमें मतलब देश में जो कि अमेरिका जो है क्या बोलते 21 मिलियन डॉलर की जो मदद करने को राजी हुआ था, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। उसने कहा है कि हमारे सरकारी खजाने से हम पैसा नहीं दे सकते हैं किसी को।
हम अपने सरकारी लोगों को पैसा देंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे, उससे ये हो रहा था कि नरेंद्र मोदी वहाँ गए बहुत सारी बातें करके आएंगे, आप एक खराब सा F-35 विमान खरीद के लेके आए, बोला आपने, ठीक है। और दूसरा ये कि टैरिफ वाले पे भी आपकी बात नहीं हो पाई है। तीसरा ये कि आपके लोगों को फिर परेशानी से भेजा गया। 50 लाख रुपए खर्च करके एक बंदा गया था वहाँ, क्या बोलते पंजाबी। अब सोचिए कि 50 लाख रुपए खर्च करके गया था, 2 महीने मुश्किल से रुका था वहाँ पे। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। आप अपने देश में, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप अपने देश में इतना रोजगार लाइए, आप अपने देश को इतना डेवलप बनाइए कि आपने तो ये बोला था 2014 में कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अमेरिका से लोग यहाँ आएंगे काम करने के लिए, जो अमेरिका में है वो सब यहाँ आएंगे, हिंदुस्तान में काम करेंगे आकर के। आज हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने वहाँ से जो है बेइज्जत करके एक मुजरिम की तरह बिल्कुल भेजी जाए, जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया। आज हिंदुस्तानी खुद हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, कितने लोग हिंदुस्तान से जो है पलायन करके चले जा चुके हैं, जो लीगल तरीके से गए हुए हैं। उनमें ज़्यादा संख्या जो है क्या बोलते हैं यहाँ के जो क्या बोलते हैं यहाँ के हिंदुओं की है। जी, यहाँ पर हमारे भारत में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अप्रत्याशित घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि अभी रिसेंट का देखें तो महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुई है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही मारे गए हैं जो वहाँ पर डुबकी लगाने गए थे। या दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर लें, वहाँ पर 18 लोगों की मौत हुई है। और बहुत सारी चीज़ें देश में सामने आती हैं कि लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत व्यवहार हो रहा है। हालांकि हम एक समुदाय को छोड़ दें जो मुसलमान समुदाय कहते हैं, जिसको मुस्लिम समुदाय, उनके लिए जो भी घटना, उनके साथ जो भी काम किए जाते हैं, जैसा कि हमने संभल में भी देखा, संभल में उनके साथ बहुत ही अप्रत्याशित अव्यवहार किया गया उनके साथ। लेकिन मुसलमान कहीं ना कहीं खामोश बैठे उन सारी चीज़ों को लेकर। जिस तरह से ये लोग हिंदुओं को आगे बढ़ाकर कि हम ये सारी चीज़ें सनातनियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन सनातन इन सारी चीज़ों में नज़र नहीं आता है। महाकुंभ में भगदड़ हुई, वहाँ पर भी वही लोग मारे गए। लेकिन इन सारी चीज़ों, जब भी ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से, तो जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बयान तो ज़रूर सामने आता है। और एक बयान उनका सामने आया कि संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है क्योंकि ये देश का जिम्मेदार समाज है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि संघ क्या चाहता है, अगर मुझे जवाब देना होता है तो मैं यही बोलता हूँ। बिल्कुल, देखिए अब क्या है कि कुछ जब रहता नहीं है आपके पास तो आप इस तरह के बयान देते हैं, और जिस तरह से आपको भी ये अंदर से पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं या हमारे जो लोग हैं वो ये गलत कर रहे हैं, लेकिन आप उसको पब्लिकली बोल नहीं पाते हैं। आप बोल सकते नहीं क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो ये जो हमने जो एक साम्राज्य खड़ा किया है, साम्राज्य कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से भी आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि गैर ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपको बोलना है, आप नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे घुमा देते हैं कि वो वाला काम ही ख़त्म हो जाता है, मतलब उस पर आपसे कोई सवाल ही नहीं कर रहा। तो जिस तरह से अभी क्या बोलते हैं आरएसएस प्रमुख ने जो बोला है, उन्होंने सिर्फ फोकस सनातन पे किया है ना, हिंदू समाज, हाँ मतलब हिंदू समाज पे किया है, ठीक है। हिंदू जो है अपने आप को सनातनी कहते हैं, क्योंकि कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो कि उन हिंदुओं को नहीं मानते जो कट्टर हिंदू हैं, जो कि क्या बोलते हैं जेएसआर के नारे लगाना, लिंचिंग करना, इस सब चीज़ों में आते हैं। लेकिन जो कि नॉर्मल वाले और जो ये अपने आप को सनातनी बोलते हैं, ये हर उस काम को करते हैं जो कि देश को तोड़ने वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर इन्होंने उसका सपोर्ट किया है तो शायद फिर जो है अब उनके हौसले और बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।